हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में 5 एमसीक्यूज रहेंगे आपके, और ये इकोनॉमी से रिलेटेड रहेंगे। इकोनॉमी की जो आपके रिसेंटली करंट अफेयर्स हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर बात हो रही है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको उसके लिए प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पर। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। ये कह रहे हैं ये जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकंड में कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी एंटरप्राइज होगी उसे एक यूनिक नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहा जाएगा। थर्ड में कह रहे हैं सिर्फ आधार कार्ड ही जरूरी है, काफी है आपकी इस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए। तो ये जो पोर्टल है रिसेंटली आपका न्यूज़ में आया है, किस चीज़ से रिलेटेड आया है वो हम डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सोचिए इसके बारे में, जो आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, डीएनडी के लेक्चर जो आप फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली जो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, तो पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। जो हमारी एमएसएमई की मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अब न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये मिनिस्ट्री कह रही है बाकी मिनिस्ट्रीज को भी कि इस पोर्टल का यूज़ किया जा सके, ताकि उनकी मिनिस्ट्री में रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उसके चलते जितनी भी इस तरीके की एंटरप्राइजेज जो रजिस्टर हो रही हैं वो इस पोर्टल से रजिस्टर हों। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है एमएसएमई का बाय द मीन्स ऑफ दिस पोर्टल। सेकेंड स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद जब ये जो एंटरप्राइज रहेगी जो भी इसमें रजिस्टर करेगी तो उन्हें एक यूनिक नंबर दिया जाएगा जिसका नाम होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि वो यूज़ कर सकते हैं अपने कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। और लास्ट स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आधार नंबर ही काफ़ी है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि उसी के साथ जब भी अगर कोई जो ओनर रहेगा वो अपना आधार नंबर डालेगा तो वहीं से ही उनका पैन नंबर भी आ जाएगा। ठीक है जी। और उसी के आधार पर कंपनी की या जो भी एंटरप्राइज है उसकी रजिस्ट्रेशन वहां पर की जा सकती है। ठीक है जी। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत थी, अगली 2 सही हैं, तो उसी के आधार पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो फैक्चुअल नेचर क्वेश्चंस आप किस तरीके के रहते हैं, डिफिकल्टी लेवल अब डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से पढ़ा है। अगर आपने इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारा ये 22nd 23rd का जो डीएनडी का लेक्चर था, डेली न्यूज डिस्कशन, आप उसके बारे में देख सकते हैं, लिंक आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली ये खास बात क्या है इस पोर्टल के बारे में, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, कि जीरो कॉस्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ये। ठीक है जी। किसी तरीके का कोई फीस नहीं यहाँ पर ली जाएगी। और इसके चलते जो रिसेंट डेटा इकट्ठा किया गया है उसमें बताया गया है कि 31.56 लाख एंटिटीज आपकी रजिस्टर कर चुकी हैं एज ऑफ जून 2 2021। ठीक है जी। मिनिस्ट्री ने डेटा दिया है। अब इसमें जो हमने बात की कि मिनिस्ट्री चाहती है कि बाकी मिनिस्ट्रीज भी इंक्लूड हों, ताकि जितनी भी इस तरीके की एंटरप्राइजेस हैं वो सभी एक ही पोर्टल पे खुद को रजिस्टर कर सकें। सेल्फ डिक्लेरेशन मोड इसका रखा है, पेपरलेस रखा है, टोटली आपका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही होगा। ठीक है जी। तो और ख़ास बात क्या है इस पोर्टल के बारे में कि किसी तरीके का प्रूफ नहीं चाहिए, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए बिजनेसेस को, सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर के बेसिस पर ही होगा। वहीं से जैसे कि आपको बताया कि जीएसटी की डिटेल्स आपकी सारी आ जाएंगी वहाँ से। ठीक है जी। फिर परमानेंट नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, साथ के साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा उन एंटिटीज़ को जिसमें क्यूआर कोड होगा, जिसे अगर स्कैन किया जाए तो उस एंटरप्राइज से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो सभी वहाँ पर आ सकती हैं। ठीक है जी। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बट इसे डिटेल में पढ़ने के लिए आप डीएनडी का लेक्चर जरूर देखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है यहां पर ओवर हीटिंग ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी ओवर हीट हो गई है। तो अब आपको 3 ऑप्शंस यहां दी गई हैं, 3 स्टेटमेंट्स यहां दी गई हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द ओवर हीटिंग ऑफ एन इकोनॉमी। 3 स्टेटमेंट्स हैं, 4 कोड्स आपको दिए गए हैं। पहले में कह रहा है प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज अनेबल टू कीप पेस विद द ग्रोइंग एग्रीगेट डिमांड। सेकंड में कह रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड में कह रहे हैं हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो 3 स्टेटमेंट्स यहां दी गई हैं, आपको बताने इनमें से कौन कौन से आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस चीज के, ओवर हीटिंग ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सोचिए, इस तरीके से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्या चीजें आप रिवाइज कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसे। तो ओवर हीटिंग ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज आप खाना भी बना रहे हैं, वो ओवर हीट हो जाए, ठीक है जी, भाप निकलनी शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि आप उसे खा नहीं पाते हैं या जल भी जाता है, तो वैसे ही इकोनॉमी भी है कि आपकी बहुत ज़्यादा रैपिड तरीके से इकोनॉमी बूस्ट कर रही है कि डिमांड इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है कि जो
प्रोडक्शन का लेवल है वो मैच नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्ट्स कम रहेंगे, ठीक है जी, प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम, प्रोडक्ट्स कम रहेंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो थर्ड तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर जो हमने बात की कि काफी समय से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है जी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं जो बाइंग कैपेसिटी है जनता की वो भी बढ़ेगी, ठीक है जी, वो और चाहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदें, तो कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, जैसे कि हमने बात की। और अगर उनकी जो डिमांड के बारे में बात करें और उसके साथ प्रोडक्शन के साथ उसे लिंक करें तो जब वो डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तो उस तरीके से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, तीनों ही आपके पैरामीटर्स या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओवररेटिंग ऑफ एन इकोनॉमी के। तो इस तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अगर किसी भी तरीके का ऐसा क्वेश्चन आए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड तो आप इजीली उसे वहाँ पर सॉल्व कर सकें। टर्म देखते ही समझ में आ जाएगा कि ओवर हीटिंग ऑफ एन इकोनॉमी से क्या मतलब है, ठीक है जी। तो कंसेप्चुअल लेवल क्वेश्चन था, मीडियम डिफिकल्टी हम कह सकते हैं, कितना आपने इसको पढ़ा होगा। तो जैसे कि जो जो हमने यहाँ पर बात की वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी गई हैं, इन्हें अपने नोट्स में ज़रूर कंपाइल कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां बात हो रही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम के बारे में। बहुत बार ये स्कीम डिस्कस हो चुकी है, बहुत बार ये न्यूज़ में भी रहती है, हर बार कोई ना कोई नया सेक्टर इसमें इंक्लूड किया जाता है जिसके चलते न्यूज़ में आ जाती है और आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं स्कीम के बारे में कि प्रोवाइड करता है इंसेंटिव्स कंपनीज को फॉर एनहांसिंग देयर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड में कह रहे हैं ये जो स्कीम है इंक्लूड करती है सेक्टर्स, जो बेसिकली स्कीम के जितने भी सेक्टर्स इंक्लूडेड रहेंगे, तो जो स्कीम रहेगी ओवरऑल वो नीति आयोग द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज। थर्ड में कह रहे हैं कि रिसेंटली ही जो आपकी पीएलआई स्कीम है फॉर स्पेशलिटी स्टील ये अप्रूव कर दी गई है यूनियन कैबिनेट द्वारा। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इस न्यूज़ के बारे में तो बहुत इजीली आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पीएलआई स्कीम आपकी, पहली बात तो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहती है, आए दिन कोई ना कोई नया सेक्टर इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है जिसके चलते ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर बात की गई है कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत की जो बात की गई है कि इंपोर्ट का जो हमारा बिल है उसे रिड्यूस करना है, अर्थात कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे यहाँ पर बूस्ट करना है कि हम अपना सामान जो हमारी कंजम्पशन के लिए बनाया जाए वो यहीं बनाया जाए, ठीक है जी, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। तो इस स्कीम के चलते जितनी भी इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं तो उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे ताकि जो उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसे एनहांस किया जा सके। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात हो रही है कि ये जो स्कीम है कि ये इंप्लीमेंट की जाएगी नीति आयोग द्वारा विद द हेल्प ऑफ कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज की, जो जो मिनिस्ट्री की सेक्टर इंक्लूड हुए होंगे उनकी यहाँ पर सहायता की जाएगी। तो बेसिकली स्टेटमेंट आपकी गलत है, नीति आयोग आपकी ऐसे किसी भी तरीके की स्कीम्स को इंप्लीमेंट नहीं करता। नीति आयोग आपका थिंक टैंक है, ठीक है जी, वो स्कीम के बारे में सोच सकता है, इम्प्लीमेंटेशन उसके हाथ में नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि नीति आयोग है तो हाँ जी हो सकता है कि ये स्कीम को इम्प्लीमेंट भी कर रहा हो, जी नहीं। ये जो पर्टिकुलर स्कीम रहेगी पीएलआई स्कीम, जितने सेक्टर्स के लिए ये निकाली जाएगी, जो जो सेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे तो उससे जितनी भी कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज रहेंगी वही इसे इंप्लीमेंट करेंगी। और थर्ड स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि ये जो स्कीम है आपकी स्पेशलिटी स्टील के लिए अप्रूव कर दी गई यूनियन कैबिनेट के द्वारा, रिसेंटली अप्रूव की गई है, जो कि हमारे डीएनडी में कवर भी हुआ था और वहीं से आपके लिए क्वेश्चन बनाया भी गया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर पूछी थी, फर्स्ट और थर्ड आपकी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अगर अब आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है कि स्पेशलिटी स्टील क्या होता है तो एक्सटेंसिवली हमारे इस डीएनडी लेक्चर में कवर हुआ है, लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप ज़रूर देखिए इसको, ठीक है जी। तो ओवरऑल तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि पीएलआई स्कीम क्या चीज़ है, क्या इंसेंटिव्स देती है, कि जैसे इंक्रीमेंटल सेल्स होंगी किसी प्रोडक्ट्स की जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे तो उस पर ये इंसेंटिव्स ऑफर करेंगे, ठीक है जी, कंसर्न मिनिस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट की जाएंगी। तो ये थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें रहती हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स आपके इंक्लूड किए गए हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप बताइए कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि रिसेंटली पीएलआई स्कीम के अंदर लगाए गए हैं,
ताकि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप इजिली इसे आंसर कर सकें। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर। रिसेंटली ही आपने न्यूज में सुना होगा, पूछा जा रहा है कि इसकी जो स्थापना की गई है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग की गई है, कि किसके अंडर इसकी स्थापना यहां पर की गई है इस एक्सेलरेटर की। चार ऑप्शंस आपको दी गई हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, थर्ड में हो रहा है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, थर्ड में कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई भी नहीं है। थोड़ा सोचिए, रिसेंटली हमारे लेक्चर में कवर हुआ है डीएनडी में, ये भी आपके करंट अफेयर रिलेटेड ही क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है कि जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उनके द्वारा ही ये आपका एक्सेलरेटर यहां पर लॉन्च किया गया है और इन्हीं के अंतर्गत इसे स्थापित भी किया गया है। ठीक है जी। तो इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, पता होना जरूरी है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बेसिकली इन्होंने इस यहाँ पर एक्सेलरेटर की स्थापना की है। अब क्यों की है? ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें हम कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स ऑफर कर सकें, कि जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जा सके कि सरकार की किस तरीके से स्कीम्स हैं, जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनकी सबको कनेक्ट किया जा सके, ताकि जो ये पर्टिकुलर सेक्टर है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का, इसे और ज़्यादा आगे तक बढ़ाया जा सके। ठीक है जी। तो पूरे डिपार्टमेंट के साथ ये काम करेगा कि जो आपका एक्सेलरेटर रहेगा, कि अब देखेंगे कि हमारी लोकल इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है, फिर ग्लोबल इंडस्ट्री के साथ उसे कंपेयर किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरीके से जो गैप है उसे यहाँ पर फिल किया जा सकता है, फिर इंटरेक्शंस बढ़ाई जाएंगी सरकारी ऑफिशियल्स के साथ, और फिर जो मार्केट के प्लेयर्स हैं जो कि पर्टिकुलर इसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं उनका भी थोड़ा इनकलकेशन किया जाएगा। तो ये बेसिक्स एक्सेलरेटर इस पूरे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा इसी एक्सेलरेटर पर डिपेंड करेगी। साथ के साथ जो आपका एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उससे चलते भी ये यहाँ पर अवेयरनेस जनरेट करेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये फंड क्या है, किसके अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है, कितना इसमें अमाउंट रखा गया है। तो हमारा डीएनडी का लेक्चर है, उसे ज़रूर देख लीजिए। ठीक है जी। तो आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, बात हो रही है जो आरबीआई के गोल्ड रिजर्व्स हैं, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। चार कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। तो आज का ही जो हमारा 2 मिनट्स का सेशन था उसी में ये टॉपिक कवर हुआ है। आई होप आपने उसको अच्छे से देखा हो। तो उसी के बेस्ड आपके लिए क्वेश्चन है, तो यह थोड़ा सोचिए उसके बारे में। पहली स्टेटमेंट जैसे कह रहे हैं कि जो आरबीआई का गोल्ड रिजर्व है वो डिक्रीज करता जा रहा है पिछले 5 सालों से। सेकंड में कह रहे हैं जो आरबीआई है वो अपना गोल्ड कहाँ रखता है, कि नागपुर में आरबीआई का एक गोल्ड वॉल्ट है, वहीं पर वो सारा गोल्ड रखा जाता है। तो दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। पूछा गया है करेक्ट कौन सी है। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में जो कह रहे हैं कि आरबीआई के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो डिक्रीज करते जा रहे हैं पिछले 5 सालों में, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। इसके बजाय वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो आरबीआई का जो गोल्ड है वो सारा का सारा वो नागपुर में नहीं रखते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत हुई, तो उसी के आधार पर नन ऑफ द अबव आपकी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली जो हमारे गोल्ड रिजर्व्स हैं, आरबीआई के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो $33 बिलियन तक पहुंच चुके हैं एट द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर 2020-2021। अब कहाँ से 2000 और 2001 का जो फिजिकल ईयर था वहाँ पर 2.7 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ग्रो कर चुका है यहाँ पर। और अगर हम बात करें पर्टिकुलर गोल्ड के ही बारे में कि एंड ऑफ द मार्च 2021 का जो डेटा है कि आरबीआई के पास 695.31 टन ऑफ गोल्ड है एज अ पार्ट ऑफ इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब आपको ये पता होना जरूरी है कि ये गोल्ड इतना आरबीआई क्यों इकट्ठा कर रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 2 मिनट्स का सेशन तो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात हो रही थी कि आरबीआई के पास अगर इतना सोना है तो रख कहाँ रहा है, तो बेसिकली जो मार्च एंड की जो ये रिपोर्ट आई है जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में दी थी, तो उसी में उन्होंने कहा था कि 403 इतना टन गोल्ड बेसिकली सेफ कस्टडी में रखा गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, और बाकी का जो कुछ गोल्ड है वो डोमेस्टिकली ही होल्ड किया गया है।
ठीक है जी, तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन इसी करंट अफेयर पे बेस्ड थे। आई होप आप में से सभी ने ही 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और इसी तरीके से रेगुलरली इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं स्लीपी क्लासेस पर, आपका डेली न्यूज़ डिस्कशन किया जाता है हर ऑल्टरनेट दिन, जिसमें 2 दिन की न्यूज़ कवर की जाती है। आर्टिकल शुरू कर दिए गए हैं आपके हर ऑल्टरनेट डे पे, वो भी डिस्कस किए जाते हैं। फिर आपका 2 मिनट सीरीज है जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहा है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद अपनी जो आपकी प्रेपरेशन का लेवल है उसे टेस्ट कीजिए इस प्रीमिक्स के माध्यम से। ठीक है जी, बहुत कम समय बचा है, समय गंवाने की जरूरत नहीं है। सोर्सेज पर स्टिक रहिए जो आप अभी तक फॉलो करते आए हैं, और इसी तरीके से रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। जाने से पहले एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बैच 4 के कोर्सेज हमारे लॉन्च कर दिए जा चुके हैं। एनरोलमेंट आपकी शुरू हो चुकी है और 31 जुलाई ही लास्ट डेट है। कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही सीट्स भी बची हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं? पहला है आपका PCM बैच जो कि GS के लिए है, फिर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच है, देन कम्स योर PSR ऑप्शनल बैच एंड योर essay बैच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस आंसर राइटिंग के लिए। सभी क्लासेस 1 और 2 अगस्त से शुरू कर दी जाएंगी। जितनी भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं कि किस तरीके से पेमेंट स्ट्रक्चर रहेगा, इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं, सभी हमारी वेबसाइट पे दे दिए गए हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कॉल कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपकी इन सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।